अभी जब हम बात करने बैठे हैं तो सुनने में आया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो यूएस के खिलाफ डेनमार्क के लिए ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री भेजेंगे। उन्होंने यूएस का नाम नहीं लिया, मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूं, पर उन्होंने नाम दिया आर्टिक एंड्योरेंस। कोई कल्पना कर सकता था कि नेटो आर्म करेगा अपने आप को नेटो के अगेंस्ट? नेटो वर्सेस नेटो, यूएस वर्सेस फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, जर्मनी, अलग अलग देश के, कोई 2, कोई 4, कोई 50, जितनी उनकी क्षमता है वो भेज रहे हैं। तो स्टार्ट ही कर देते हैं एक बारी मैं ट्वीट दिखा के, फिर मैं कर्नल चौबे को बोलूंगा कि वो समझाएं कि ये नेटो वर्सेस नेटो चल क्या रहा है, उसके बाद ईरान पे आएंगे। सर, लोग मजाक समझ रहे थे शुरू में पहले, पर अब मैक्रून ट्वीट करता है, एट रिक्वेस्ट ऑफ डेनमार्क I have decided that France will participate in the joint exercises organized by Denmark in Greenland, Operation Arctic Endurance. The first French military elements are already on their way. Others will follow. मतलब जो जो इकट्ठा कर पा रहे हैं, इतने सालों तक यूएस पे बैठे हुए थे, यूएस कहता था, तो वो भी रियलाइज कर रहे हैं, बोलते हैं पहला भेज दिया है, बाकी भेज रहे हैं। पर सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड एज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। अब सर ये कर क्या रहे हैं, स्यापा हो क्या रहा है? नमस्कार ईश्वरन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे इनवाइट करने का। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे तो आई वाज ट्राइंग टू शिफ्ट वन वीडियो जो मेरे पास में आया है, एंड अगर आप अनुमति देंगे तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर देता हूं आपके चैनल पे। आपने शायद Please, देखा sir. है या नहीं देखा, इसका मुझे इल्म नहीं है। Please, sir. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें कि डैनिश फोर्सेस जो हैं वो ग्रीनलैंड में लैंड कर रहे हैं। Okay. सो जो बात इन्होंने आर्कटिक एंड्योरेंस की है मैक्रोन साहब ने, वो दिखा रहा है कि भाई कुछ तो वहां पर मामला इस समय गड़बड़ चल रहा है, एंड नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन ग्रीनलैंड। हमें सबको पता है कि ट्रम्प साहब ने कैसे धमकी दी थी कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली डेनमार्क जो है वो एक नेटो का सदस्य है, जैसे कि आपने कहा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था ईश्वरन। Mr. Jared Kushner or Steve Witkoff. Let me upload their photograph also. Again, that makes the talk very interesting. You find two very smart people, and they are in a conversation with the NATO countries. तो यूरोप में इनकी बैठक होती है, and you can pull up this photograph of these two gentlemen. So ये दो एक नेटो की मीटिंग में पार्ट लेते हैं और डिस्कस क्या कर रहे होते हैं। ये वहां पर डिस्कस करते हैं ये कि किस प्रकार से नेटो जो है वो खड़ा होगा यूक्रेन के पीछे, और यूक्रेन को बिल्ड करना, यूक्रेन की रक्षा करना रूस के हमले से, उस चीज पर डिस्कस करते हैं नेटो के साथ में। वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। बट देन अनयूजुअल थिंग क्या है कि जैरेड कुशनर जो है वो है दामाद डोनाल्ड ट्रंप के, एंड स्टीव विटकॉफ जो है इनके चीफ नेगोशिएटर, चीफ एनवॉय, कुछ भी कह लीजिए। ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ Donald Trump. When anything goes wrong, he is pressed into service. He is basically a businessman, but then इसको लगा रखा है ट्रम्प साहब ने नेगोशिएशंस के लिए। तो ये डिस्कस करते हैं नेटो के साथ में। अच्छा, ये दो सज्जन जो हैं ये बाहर निकलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल से। उसके बाद में नेटो की फिर मीटिंग होती है, और नेटो क्या डिस्कस करता है कि अब ग्रीनलैंड की रक्षा कैसे की जाए अमेरिका से। सो वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स गोइंग ऑन इन यूरोप। और जैसे आपने बात की है आर्कटिक एंड्योरेंस की, तो वी कैन पुल अप दिस शॉर्ट वीडियो। सर, आई एम जस्ट एडिंग द वीडियो। हाँ, क्योंकि ये सर ये वीडियो मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई ऐसी स्थिति आई है ना। 2 से पहले यूरोप वर्सेस यूरोप था, पूरा वर्ल्ड वॉर ही वो था, यूरोप वर्सेस यूरोप। बट 2 के बाद तो ये और इसकी जड़ मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। एक बारी रिश्तों में दरार जिसको बोलते हैं, एक बारी डाउट आ जाए तो देयर आर इनफ नेशनलिस्टिक पॉलिटिशियंस इन एनी कंट्री ऑफ यूरोप who will want to have now alternatives to US. सर ये वीडियो चल पड़ा। हाँ, आई एम जस्ट 1 सेकंड सर, अपलोड। दिस इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में डैनिश फोर्सेस लैंड कर रही हैं इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मार्किंग बड़ी क्लियर दिखाई देगी आपको, रॉयल डैनिश एयरफोर्स। एंड डेनमार्क की बस जो है ये नीचे इनको फेरी कर रही है। तो ये बसेस फेरी कर रही हैं ट्रूप्स को, और ये ऑफलोड होते हैं इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। एंड जब जूम करेगा आपको क्लियरली दिखाई देगा रॉयल डैनिश एयरफोर्स। तो ये ट्रूप्स जो हैं ये आने शुरू हो गए हैं।
तो इनको पता है कि ट्रम्प साहब का मिजाज जो है वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। तो अगर ये लड़ाई के लिए ना सही एक डिटरेंस के रूप में है। एंड ईश्वरन जी आपको पता होगा कि जैसे ही ट्रूप्स एक्सरसाइज के लिए जाती हैं, एक्सरसाइज कब ऑपरेशन में तब्दील हो जाती है ये कहा नहीं जा सकता। सो फ्रांस ने अगर इमैनुअल मैक्रोन ने प्लेज किया है एक टुकड़ी, सो दिस इज अ वेरी वेरी पोलाइट सिग्नलिंग टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। देखा यह गया है कि नेटो की ये एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, इंग्लैंड जो है वो आंख बंद करके दुम छल्ले की तरह चलता है यूएस के साथ में। फ्रांस जो है उसकी थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी बाकी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई भारत फ्रांस से मिलिट्री डीलिंग जो है वो करना पसंद करता है, और ये हिस्टोरिकली चलते आ रहा है। फ्रांस से हमने मिराज 2000 प्लेन्स लिए थे, मिराज के बाद में हमने उनसे रफाल की डील की। अब हम उनसे 114 रफाल की और बात करने जा रहे हैं जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर दिल्ली में आते हैं। तो साफरान इंजन के लिए भी उन्होंने हामी भरी है। तो आपको देखने को ये मिलेगा। और मोदी साहब जो थे वो गए थे, एक इनकी आर्मिस्टिस डे था, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डे। तो उसमें परेड होती है और उस परेड में भारतीय टुकड़ी ने भी पार्ट लिया था। तो सिंबॉलिकली बहुत चीजें चल रही हैं। आपको ध्यान होगा फ्रेंच लीजन ने पार्ट लिया था 26 जनवरी की परेड में। तो जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे वो भारत आए हुए थे और वो मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी की परेड में। तो फ्रांस के साथ में भारत जो है ये संबंध रखता है, क्योंकि फ्रांस ऐसा देश है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक मौजूद है, इट स्टिल हैज अ स्पाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है कि अमेरिका जो है वो एक फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है, ईरान। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अमेरिका के अंदर में वो गुदा नहीं है जिसको कहते हैं कि वो ईरान के खिलाफ ऐसा एक्शन ले सके जैसे उसने वेनेजुएला के साथ में किया था। अमेरिका ने किसी भी देश के साथ में अगर युद्ध किया है तो हमेशा हारा है, ये उसकी लीगेसी है ये। अब आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। देखिए, वियतनाम में गया था युद्ध के लिए, सफर्ड अ ब्लडी नोज, और आज तक अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री पर वो ब्लॉट है कि वियतनाम में ये पिट कर आए थे। लेटेस्ट अफगानिस्तान से कैसे दुम दबाकर भागे थे, एवरीबॉडी नोज। सो अमेरिकन फोर्सेस हो हल्ला बहुत कर सकती हैं, स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, उनकी 5th फ्लीट जो है वो न जाने क्या क्या गुल खिला रही है क्योंकि वो मौजूद है उसी इलाके में। लेकिन अमेरिका के पास में बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट करने का मादा नहीं है। सर ओनली ईरान जी। पे, क्योंकि हमने जब से टीवी वॉर्स देखी हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, सारी टीवी में वियतनाम तो आनी शुरू हो गई थी इमेजेस, तो जहां ही बॉडी बैग आते हैं उनकी पॉलिटिक्स भी इतनी डिवाइडेड है कि वो वहीं पे सस्टेनेबल नहीं रहता। पर सर ईरान से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि हमने फ्रांस की बात करी कि फ्रांस कल्चरली लुक्स डाउन इट्स नोज टू मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग यूएस। मेरे ख्याल से वो फ्रेंच कोई प्रेसिडेंट था या थिंकर था जिसने कहा था यूएस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which has gone from barbarity to decadence without an intervening period of civilization in between. तो वो बोलते थे कोई जाहिल थे, उसके बाद ये डेकेडेंट हो गए हैं, सिविलाइजेशन की इनकी कोई पीरियड ही नहीं आया है। पीरियड ही नहीं है। That is how they think of it. Other nations obviously go through barbarity, civilization. And interestingly, now that we are sorry, please go ahead. Sir, I just wanted to add to this one thing कि रिपब्लिक डे 2026 में गेस्ट लिस्ट जो अभी आई है आज शाम को, उसके अंदर वेरी इंटरेस्टिंगली जो आ रहे हैं चीफ गेस्ट, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। तो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल दोनों के आ रहे हैं। सर ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नेटो टूट रहा है, किस तरह आप इसको एनालाइज कर रहे हैं? देखिए ईश्वरन जी, इंडिया है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द साउथ है। ठीक है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनके इंडिया एमर्ज कर चुका है। सबसे बढ़िया जो ट्रम्प का कार्ड खेला था वो खेला था G20 के समिट में। आपको ध्यान होगा G20 जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक वो संगठन है और उसमें उन्होंने इनवाइट कर लिया अफ्रीकन यूनियन को। विद वन स्ट्रोक 54 वोट्स केम इनटू योर किटी, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 54 अफ्रीकन नेशंस। सो आपने एक एंट्री दी है अफ्रीकन यूनियन को एंड द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कम्स टू यू।
सो इंडिया emerges एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कोविड के टाइम पे वैक्सीन मेथड हमने चलाई थी, तो हमने जितने भी लीस्ट डेवलपिंग नेशंस थे सबसे पहले उनको कवर किया था, जो कि मैटर नहीं करते वर्ल्ड के स्टेज में किसी भी तरीके से। नाउ पीपल वुड नॉट हैव हर्ड ऑफ से बारबुडा एंड सेंट ग्रेनेडिन्स। तो छोटे छोटे कैरिबियन कंट्रीज तक उनको सबको सैचुरेट किया गया, जिससे कि 100% स्ट्रेंथ जो थी उनकी वो वैक्सीनेटेड हो गई थी। पापुआ न्यू गिनी के जो प्रेसिडेंट थे, आपको ध्यान होगा किस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं एयरपोर्ट पे। आई डोंट हैव टू रिपीट दोस थिंग्स। ऐसे कभी भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है दूसरे नेता का इस तरीके से इस्तकबाल नहीं करता है पैर छूकर। सो दैट वाज अ वेरी बिग साइन टू द एंटायर वर्ल्ड दैट the Indian leader is respected the world over. Now, when I am using the words Indian leader, it's a very thought after and बहुत सोच समझ के मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी वहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन के नहीं गए थे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे। भारत ने वैक्सीन सप्लाई की थी उस देश को। वो देश अपने आप को कृतज्ञ फील कर रहा था, और उसका जो सेना नायक है वो भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूता है आदर स्वरूप। तो यहां पर देखने वाली बात है कि किस प्रकार से भारत को एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड स्टेज पर। अब आता है यूरोप का मसला। आपको विदित होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने हर फोरम में एक चीज बात बोली है कि यूरोप फील्स दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस बात को कोई ना भूलें कि अब हमने we have started calling a spade। इससे पहले हम बोलते थे कि हमारे एक पड़ोसी देश से आतंकवाद आ रहा है, आज हम ताल ठोक के बोलते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है। एंड एज आई स्पीक टू यू, आई एम गेटिंग रिपोर्ट्स दैट मरकज तैयबा जो था वो एलईटी का गढ़ था, जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया गया था, वो एलईटी के कमांडर ने खुद एडमिट किया है। सो भारत ऐसा देश है जो कि अब पिन पॉइंट उंगली रख के बताता है कि तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, या मैं तुम्हारी इस बात का विरोध करता हूं या खंडन करता हूं। इस चीज ने भारत के स्टेचर को बढ़ाया। नंबर 2, हमने रूस से तेल लिया, परिष्कृत किया उसको और यूरोपियन कंट्रीज को बेचा। उनको तेल सस्ती दर पर प्राप्त होता है, उनको फायदा दिखता है कि भाई अमेरिका जो है वो हमें तो लड़वा रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने जीडीपी का 3.5% खर्च करता है मिलिट्री इक्विपमेंट पर, और यूरोपियन कंट्रीज खर्च करते हैं मात्र 2%। अमेरिका उनसे बोलता है कि भाई मैं तुम्हें हथियार दे रहा हूं, मैं तुम पे पैसे खर्च कर रहा हूं, तुम अपना कम से कम रक्षा सौदा तो बढ़ाओ। बट यूरोपियन कंट्रीज ये बोलते हैं कि भाई तुम तो वहां बैठे हुए हो, लड़वा हमें रहे हो, हम देते हैं वहां पर, आंच हम पे आती है, भुगतते हमें, वी आर द सफरर्स ऑफ दिस टसल या जो भी वॉर चल रही है यहां पर। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें भारत में एक दोस्त नजर आता है, और जब मोदी जी ग्रीस और साइप्रस की यात्रा करते हैं तो ग्रीस जो है वो दरखास्त करता है कि हमें भारतीय मिसाइल्स की आवश्यकता है। सो वी बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स टू नेटो कंट्रीज। तो ये एक बैरियर था कि भारत नेटो डीलिंग और यूएसए उसका पार्ट नहीं, दिस वाज अ वन ऑफ इट्स काइंड जो चला था, और एक बार अगर वो पर्दा हटा तो फिर वो हटता चला जाता है। तो इस वजह से जो ये रिपब्लिक डे की गेस्ट लिस्ट में 2 नाम आपने गिनवाए हैं, इनका आना जो है ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, और ये दिखा रहा है कि भारत जो है अब किसी भी पावर के कहने पर दबाव में मतलब या तो परोक्ष या प्रत्यक्ष, किसी भी दबाव में नहीं आता, अपने निर्णय स्वयं करेगा, और जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा, जो उसके देश के हित में होंगे ऐसे कार्य करेगा। दैट्स अ वेरी गुड साइन, एंड दैट इज व्हाट आई फील कि हमने ये स्टेप इसलिए लिया है। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि जैसे ही भारत करना चाह रहा था, पर नेटो के ऊपर यूएस का इतना प्रेशर है, इंक्लूडिंग यूएस डिफेंस लॉबी का, कि वो मिराज आ रहे थे, रफाल भी आ रहे थे, बट एक प्रेशर है, बहुत देश कर पा रहे थे, बहुत देश नहीं कर पा रहे थे, इंडिया से एक्सपोर्ट भी। ये जैसे ही नेटो में दरार आती है और दोज नेशंस बिकम इंडिपेंडेंट नेशंस रादर देन अ नेटो अलाय,
तो वो डील्स होंगी जिसके अंदर अभी जर्मनी के साथ जो सबमरीन की हो रही है, रफाल की हो रही है, और जहां उन देशों का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएगा, उनका इकोनॉमिक एलीट आएगा, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, देन दे आर कंपीटिंग विद यूएस। तो वो वैसे भी फिर वो कंपटीशन में इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। इनफैक्ट येस्टरडे आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मिस्टर कंवल सिब्बल, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, तो वो यही बोल रहे थे कि वैसे तो हिज व्यू वाज कि इतना आसान नहीं है नेटो का बाहर निकल पाना, बट अगर दरारें होती हैं तो इंडिया के लिए बुनांजा है, बिकॉज देन यू हैव इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद countries which have GDP as well as economy as well as who want a market. So then that becomes a bonanza zone if it occurs. एक्चुअली मैंने आगे बढ़ के इसलिए अपने डायरी उठाई है क्योंकि मैंने बैठ के कुछ नोट्स बनाए थे कि किस प्रकार से यूएस और यूरोपियन यूनियन या नेटो जो है वो आपस में युद्ध की स्थिति में तो नहीं आ सकते, परंतु उनके बीच में फॉल्ट लाइंस हैं, वीक पॉइंट्स हैं। तो मैंने इसमें लिस्ट बनाई थी कि किस प्रकार से वो चीज बन सकती है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द educative. It will be very educative if you have already jotted it down to its count down. So I can read it down for your viewers sake कि फर्स्ट पॉइंट आई रोट वाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। तो आपने नोट किया होगा कि स्पेशली फ्रांस और जर्मनी, और हम देख भी रहे हैं फ्रांस का, तो दे ऑलवेज स्पीक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इज द एबिलिटी टू एक्ट मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द यूएस। यानी कि वो इन तीन क्षेत्रों में अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। दे वांट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूएस कहता है कि हम जो हैं वो नेटो की मदद से सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे आपको। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो फॉल्ट लाइन कहां पैदा होती है? यूरोप जो है वो चाहता है इंडिपेंडेंस, और यूएस कहता है प्लीज पे मोर, द नेटो कंट्रीज आर पेइंग फॉर दोस। So the US wants that the NATO country should pay and to align also. तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का पॉइंट था। दूसरा था कि द डिफेंस बजट का शेयरिंग का, जो हमने ऑलरेडी जिक्र किया था, 3.5% यूएस स्पेंड करता है, यूरोप के सारे देश अप्रोक्सीमेटली 2% करते हैं। वॉशिंगटन देखता है कि यूरोप जो है ना वो फ्री राइडर है, वो खर्च मैं कर रहा हूं, तुम इतना सा खर्च कर रहे हो, तुम तो फ्री राइडिंग कर रहे हो मेरी सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे। अब यूरोप कहता है कि तुम एक डिफेंस डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हो हमारे ऊपर, जो कि लेवरेज करते हो किससे? प्रेशर से। सो ये यूरोप की एक थॉट है अगेंस्ट द यूएस। ये बनता है एक स्ट्रेस पॉइंट। इट डजंट बिकम अ फॉल्ट लाइन, इट इज अ स्ट्रेस पॉइंट। दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है। अब अगर यूएस की डोमेस्टिक जो उसकी जो व्हाट डू कॉल डोमेस्टिक ऑडियंस है, अगर वो चाहती है कि हम एक आइसोलेशनिस्ट व्यू लेके चलें, यानी कि यूरोप जो है वो अलग हो और हम इंडिपेंडेंट थॉट रखेंगे, तो एक यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दिस बिकम्स अ स्ट्रेस पॉइंट बिटवीन द यूएस एंड द नेटो कंट्रीज। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई पिक्ड अप वाज द यूक्रेन वॉर। अब यूक्रेन वॉर जो है ये कहां से आती है कि एक यूनिटी तो है नेटो कंट्रीज में, बट दैट इज विद अनईज। अब उसका कारण क्या है? उसका कि भाई अमेरिका सब काम कर रहा है, हथियार दे रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। यूरोप जो है इट इज ऑन द फोरफ्रंट। रशिया देखता है कि ये साथ दे रहा है, तो रशिया के ड्रोन जो है वो टारगेट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के देशों को, नेटो के देशों को। तो होता क्या है, दूर बैठ के अमेरिका तमाशा देखता है और ब्रंट ये झेलते हैं यूरोप। तो ये दिस बिकम्स अ फॉल्ट लाइन विद द यूएस। द नेक्स्ट वाज द चाइना पॉलिसी। अब यूरोपियन कंट्रीज की जरूरत है चाइना के साथ ट्रेड करना, एंड द यूरोपियन यूनियन की चाइना से ट्रेड करना, और यूएस चाहता है कि चाइना के साथ में कोई ट्रेड ना हो। अब आपको ध्यान होगा कि जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज गुड्स। तो अगर यूएस जोर डालता है नेटो या यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि आप डीलिंग नहीं करोगे, तो विल जर्मनी बी एबल टू एक्सेप्ट दैट? नो। अगर आप देखेंगे इटली में बड़ी बड़ी मजेदार चीज है। वुहान से वायरस पैदा हुआ था, वो वाला कोविड-19 वाला।
वुहान से लेकर मिलान तक, मिलान जो है इनके लोम्बार्डिया डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, एंड एवरीबॉडी नोज मिलान, मिलान इज द फैशन हब। सो मिलान का एयरपोर्ट के ऊपर एक चाइना टर्मिनल अलग से बना हुआ है। मिलान के एयरपोर्ट में लैंग्वेजेस जो हैं वो इटालियन, इंग्लिश एंड चाइनीज हैं। एंड आई हैव सीन दैट कि चाइनीज फ्लाइट्स जो हैं डायरेक्टली फ्रॉम मिलान टू वुहान जाती है और आती रहती है। क्यों? क्योंकि ये फैशन हब है, और फैशन के जितने भी वो अपैरल्स एंड व्हाट डू कॉल अपैरल्स एंड इक्विपमेंट, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है सर, ऑल लेबल्स, अपैरल्स, ये सब और वुहान में बनते हैं। ये पर्सेस, बैग, वो सारी वीडियोस नहीं आती हैं कि भाई हर्मेस का पर्स 2 लाख का बेच रहे हैं, वहां पे 6,000 में, 5,000 में, वो सारी बीच में जो रील्स वायरल हुई थी। तो ये बनते वुहान में, ये मेरी खुद की देखी हुई चीज है, इसलिए आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस कि होता है। अब इटली जो है, हाउ कैन इटली अफोर्ड टू से कि वी विल नॉट ट्रेड विद चाइना? नाउ दीज क्रिएट दोज फिशर्स, फॉल्ट लाइन में नहीं है, फिशर बनते हैं ये, क्योंकि उसकी तो इकोनॉमी पूरी बैठ जाएगी। इटली इज नोन फॉर इट्स फैशन इंडस्ट्री, तो फैशन इंडस्ट्री बैठ जाएगी अगर आप चाइना से डीलिंग करना बंद कर दोगे। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई ट्राई टू जॉट डाउन कि इन दो के बीच में क्या डिफरेंसेस, फॉल्ट लाइंस या फिशर्स या फिर स्ट्रेस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए अमेरिका विल हैव टू ट्रेड अ वेरी टाइट रोप व्हेन दे आर डीलिंग विद नेटो, और जिस तरीके से ट्रम्प साहब बयान देते हैं वो चल नहीं पाएंगे यहाँ पर। जीश करें सर, ये फॉल्ट लाइंस तो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक थी, उसके ऊपर अगर यूएस की ये वाली स्ट्रेटेजी डाल दो जो ट्रम्प कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद तो उनके लिए सर्वाइवल है। दीज फॉल्ट लाइंस हैव टू बिकम बिगर, बिकॉज अभी तक इनके दिमाग में डिफेंस स्पेंडिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम यूएस मेरे ख्याल से 1940 से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आज वो कॉन्सेप्ट तो जीवित होना पड़ेगा ना कि आपको यूएस से डिफेंड करना। आज ग्रीनलैंड मांग रहा है, कल कुछ और मांगने आ गया तो क्या करेंगे भैया? अच्छा, उसका नतीजा होता क्या है कि जब ये मांगते हैं ग्रीनलैंड को और अमेरिकन जाके वेनेजुएला में अटैक करते हैं, मदुरो को उठा के लेकर आते हैं, तो दो शिप्स जो लौट रहे होते हैं वेनेजुएला से तेल लेकर, एक होता है रशियन और एक होता है पनामा का फ्लैग फ्लाई कर रहा होता है। ये जाके दबोच लेते हैं उसको। रशिया को आता है गुस्सा, रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रवाना करता है वहां के लिए, और एक वार्निंग इशू कर देता है कि बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और आई थिंक डेड सी, इन 3 सीज में अगर अमेरिकन और ब्रिटिश हमको मिल गए वेसल्स तो हम उनको धर दबोचेंगे। अब आप देखो नक्शे के ऊपर, अगर नॉर्थ सी पे यूके के वेसल नहीं चलेंगे तो यूके बाकी यूरोप से कैसे ट्रेड करेगा? सो यू सी कि इन लोगों की सोच जो है वो इतनी जबरदस्त है। अब ये बात तो पक्का थी कि रशियन शिप को पकड़ने के लिए जितने भी सिग्नल्स और उसकी ट्रैकिंग कर रहे थे वो यूके कर रहा था, और यूके ने सिग्नल किया और अमेरिका से जाके उसको दबोचा है जाके। सो दिस वाज हैपनिंग, और इनकी कारकर्दगी की वजह से यूरोप बेचारा पिटता है हमेशा से। पर सर, रशिया का जो शिप इंसिडेंट है, डू यू थिंक रशिया इन अ सेंस लॉस्ट आउट ऑन दैट? कि शिप थी, फ्लैग कैरिंग शिप थी, यूएस ने बोर्ड करी और रशिया ने कोई फ्रैंकली स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। इंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस समय तो सुनने में आ रहा था कि वो अपनी नेवी भेज रहा है उस शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एंड रिजल्ट वाज किया कुछ नहीं। तो डू यू थिंक दैट इज आल्सो समथिंग जो वे कर रहा है यूएस के कि यूएस की पावर से कुछ मैच नहीं है? हाउ डू यू सी रशिया स्ट्रेटजी प्लेइंग आउट विद दैट? रशिया जो है वो इस समय ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वी आर नो लेस, दिस इज व्हाट आई कैन प्रिज्यूम। अब डिस्टेंसेस डू मैटर, क्योंकि वेनेजुएला जो था वो एक तरीके से लिंचपिन था, गेटवे फॉर द रशियंस टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेनेजुएला गया और एक तरीके से होल्ड जो है वो रशिया का वहां पर खत्म होता है। तो बुरा तो रशिया को भी लग रहा होगा कि मेरे हाथ से ये चीज जा चुकी है। दूसरा, क्यूबा, क्यूबा जो है वो स्ट्रॉन्ग रशियन एलाई है। क्यूबा जो था वो ट्रेड करता था सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑयल विद वेनेजुएला। जो सिक्योरिटी गार्ड थे मदुरो के, दे वर ऑल क्यूबन्स जिनको कि मारा गया था। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु डाइड आई बिलीव वर क्यूबन्स, दे वर द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर मदुरो। तो इन सब चीजों को देखते हुए रशिया को दिख रहा है कि मेरा होल्ड जो है उस इलाके में कम हो रहा है, एंड इट्स अ फैक्ट, कम हो भी रहा है। अभी दूसरा ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया कि हम क्यूबा को भी देख लेंगे। नेचुरली फिर एक और झटका। तो
नेचुरली जब ऐसी बात होगी तो रशियंस फिर बोलेंगे भाई जहां पर हम स्ट्रांग है हम तुम्हें वहां पर रख के दबाएंगे। तो दैट इज वाई पुतिन गेव अ स्टेटमेंट की ऐसी ऐसी बात है और हम आपके नेवल वेसल्स को यहां पर पहुंचने नहीं देंगे। सो यस यू कैन से कि रशिया जो है थोड़ा सा अपेरेंटली यहां पर वीक दिखाई दे रहा है। एंड मतलब यू जस्ट कांट मैच द नेवल माइट ऑफ द अमेरिकन, दैट इज अ नोन फैक्ट। मतलब इट्स नोबडीज बिजनेस। जितने वो नेवल कैरियर्स लेके चलता है, बाकी देशों की तो पूरी फौज नहीं है जितने उसके पास में। सर सिंपल है, एयरफोर्स, जितना गुड़ उतना मीठा। वो आपका हाँ उसका जो स्पेंडिंग है मिलिट्री पे, हाँ दैट इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द 2 to 9। इकोनॉमीज, हाँ तो 2 to 9 से ज्यादा है उसकी, तो वो ऑब्वियसली उसका असर तो आना ही आना है। पर सर बिल्कुल अब बिल्कुल। आते हैं रशिया के जियोग्राफिकली नियर ईरान के अंदर। ईरान के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें हुई। एक टाइम पे लगा कि रेवोल्यूशन सक्सीड कर चुकी है, अभी इट्स हैंगिंग इन बैलेंस, और ईरानियन टीवी ट्रंप को थ्रेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे कहते हैं कि जो हुआ था पिछली बारी, वो उनका जो भी इशू था जब न्यूज़ कैंडिडेट, तो इस बारी अगर चलेगी गोली तो रुकेगी नहीं, मिस मिस नहीं करेगी, नहीं करेगी, रुकेगी नहीं। फिर उसके बाद आता है ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर देता है। फिर सुनने में आ रहा है ईरान दोबारा खोल रहा है। भारत इसमें बोल रहा है कि नेशनल्स वापस आओ। मैं उस पर बाद में आता हूँ, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है कि भाई अपने खर्चे पे क्यों वापस नहीं आते, हर बारी हमें ही जाना पड़ता है। इट्स ड्यू, एनीवेज आई विल कम टू दैट लेटर। तो सर रशिया का ईरान का, थोड़ा ईरान के कॉन्टेक्स्ट में चल क्या रहा है वहां पे ईरान में? देखिए ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दैट इज अ नोन फैक्ट। मैं ये भी मानता हूं कि दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट, वी आर नाउ सीइंग अ सिविलाइजेशनल अपीवल। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि वी ऑल नो कि ईरान जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन है, अर्स्टवाइल पर्शियन सिविलाइजेशन है। वो इस्लामिक उसको ढांचा पहनाया गया एंड इट वाज इस्लामाइज्ड। बट द इरानियंस दे टेक प्राइड इन देयर पर्शियन आइडेंटिटी। फैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आई हैव बीन अ रेसिपिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ gifts from the Iranians and which they have presented with me to me figurines, and figurines जो है they come from the Zoroastrian philosophy। तो बेसिकली पर्शियंस जो है यही फॉलो कर रहे थे। द मोनार्की अप टिल 1979 was the flag bearer of the Persian dynasty and believer of the Zoroastrianism। वहां पर उस समय तक ये चल रहा था, अंडर करंट था कि हम इसके इस्लाम के खिलाफ खत्म करेंगे इसको एंड वी विल ब्रिंग बैक आवर कल्चरल रूट्स टू द फोर। अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने नोट किया होगा किस धड़ल्ले से वहां पर मस्जिद जो है वो तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है। दे आर बर्निंग देयर हिजाब, देयर बाय सिग्नलिंग कि हम जो है इस्लाम को रिजेक्ट कर रहे हैं इस देश में। वी वांट टू गो बैक टू आवर पर्शियन रूट्स। दे सी द शाह ऑफ ईरान 79 तक, now his son Reza Pahlavi as the flag bearer of the Persian identity। I don't know whether you would have noticed the change of the flags। Note नहीं किया तो मैं, if you want I can just pull up those two different distinct flags which Please are do। seen by the public। Just give me a minute। इंटरेस्टिंग है सर कि पर्शियन आइडेंटिटी को वापस जा रहे हैं, और जो भी वहाँ पे हो रहा था, ये बुर्का बर्निंग कर रहे हैं, या वहाँ पे आप सिंबल्स को अटैक कर रहे हैं, या वहाँ पे आप मॉस्क को भी अटैक, बहुत वीडियोस आ रही हैं जिस तरह के वहाँ पे अटैक चल रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर रेवोल्यूशन टू बैक टू 79 पोजीशन जाने की कोशिश हो रही है सर, ये आपने जो बताया। So I have pulled up, yeah, you see this protest going on in Iran, है ना? अब आप सिर्फ फ्लैग को ध्यान से देखिएगा कि ये इसका देख फ्लैग लीजिए फ्लैग, और अब आप इन दोनों फ्लैग ये में फर्क है। Now this flag you can see a lion holding a sword। The next flag that Ishkaran just now showed you, this is the current regime flag of Iran। It has got the Islamic touch। Now you see the third photograph which I have uploaded। This is the flag of the monarchy। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं और अपलोड कर देता हूं। दैट विल क्लियर व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि जो दिखता है वो बिकता है। नाउ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस फ्लैग बिकम्स इंपॉर्टेंट,
Now, if you Oh, can see the one second, I'll just last fix it. picture that I've uploaded, yeah. So these are जी all Iranic symbols. तो जो लोग देख रहे हैं निशानी ईरानी, निशान जो है वो it comes from Persian. Now you see बड़ी इसमें आपको फिगर्स नजर आएंगी which are a blend of two distinct religions and cultures. महरेमा जो है चांद सितारा है जो कि इस्लाम से एसोसिएटेड है. द फिगर ऑफ दैट लायन सिरोसोर्सेट एंड सिमोर्क, इन दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण है. एंड सबसे लास्ट में गर्दुनिये खुर्शीद, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये स्वास्तिक है. ये हमारा सतिया जिसको बोलते हैं, जो कि सनातन की एक पहचान है, शुभ साइन है, वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में भी था. तो मेरा बिलीफ ये है कि मान के चलते हैं, अंग्रेजों ने बोल दिया कि हम 5000 साल पहले हिंदू धर्म आया था, तो हम बोलते चलो ठीक है 5000 से ही, सबसे पुराना तो हम ही हैं. हम तो स्वास्तिक का इस्तेमाल कर रहे थे. हमारे पीछे पीछे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म आता है करीब 500-600 साल के बाद में. ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ने उस सिंबल को अडॉप्ट किया, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. और हकिन क्रॉस जो है उसके बाद में आता है, जिसको कि हिटलर ने यूज किया, और नाम लोगों ने उसको स्वास्तिका दे दिया बदनाम करने के लिए हम जैसे लोगों को. तो अगर कभी मूड पड़ेगा तो यू कैन गो थ्रू माय टाइमलाइन ऑन ट्विटर वेयर आई हैव शोड यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द हकिन क्रॉस एंड द स्वास्तिका. दोनों में फर्क क्या होता है. नेवरदलेस लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है ये आती हैं आपके ईरानी सिंबल से. ईरान के सिंबल, अब आपको पता है कि इस्लाम में सिंबल्स जो हैं इट्स अ बिग नो, इट्स ब्लास्फेमस, बट ईरान हैज इट्स ओन सिंबल्स बिकॉज रूट्स उसकी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है. नाउ दीज सिंबल्स आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द मोनार्की फ्लैग, जिसमें कि हमको दिखता है बीच में शेर तलवार लेके खड़ा हुआ है. तो पर्शियन आइडेंटिटी, मैं तो ये वेट कर रहा हूँ जिस दिन ये सॉरी मैं जिस दिन ये झंडे पे उन्होंने गर्दुनिये जरा डाल दिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, व्हाटएवर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर इट, तो फिर तो ये बोलेंगे भैया हिंदुत्व की टाइड है. यहाँ पे तो और दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का. आरएसएस ने अपनी ब्रांच खोल ली है तेहरान में. आरएसएस की ब्रांच खोल ली है, तो क्या करेंगे सर. ये तो पूरे दिमाग खराब. अगर उन्होंने ये झंडे पे लगा दिया तो ये तो बोलेंगे कि भैया इंडियन वो अननोन मैन से परेशान है, वो पाकिस्तानी आ जाएगा फील्ड मार्शल. देखो हम तो कहते ही हैं हर चीज के पीछे भारत का हाथ है. खुद ही कैरी कर रहे हैं. तो पर ये दिस इज अ फैक्ट कि ये एग्जिस्ट करता है. तो पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट शुड अंडरस्टैंड कि कहां से ईरान आ रहा है, कहां से प्रोटेस्ट आ रहे हैं, क्या आ रहा है. अब रेजा पहलवी की एक प्रॉब्लम ये है कि बेचारा 78 में ही हैड माइग्रेटेड टू द यूएस बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ पायलट. 79 में उनके पिताश्री को अपदस्थ कर दिया गया, वो भाग के अमेरिका चले गए शरण लेने के लिए. उसके बाद में रेजा पहलवी कभी आए ही नहीं ईरान में. लेकिन पेरिस में उनकी तीसरी बेटी की शादी होती है. तीसरी बेटी की शादी जिससे होती सज्जन से, वो एक यहूदी है, ही इज अ ज्यू. और ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं हनीमून के लिए तेहरान जाएंगे. और ये अनाउंसमेंट पता है कब होता है? मई जून के टाइम पे होता है शायद, जब ईरान भिड़ रहा होता है इजराइल से. अच्छा, उसके बाद में सडनली रेजा पहलवी का ट्विटर हैंडल एक्टिव हो जाता है. मैंने तब से उनको फॉलो करना शुरू किया. ये बंदा कुछ ना कुछ तो करने के चक्कर में है, तो लेट मी जस्ट कीप फॉलोइंग हिज एक्टिविटीज. सर मुझे तो रेजा पहलवी फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ हिम, आई टेल यू. मैं थोड़ा बहुत जब आई एम जॉगिंग तो मैं थोड़े बहुत यूएस पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ. 1.5-2 साल पहले सडनली जो पूरा ट्रंप का पॉडकास्ट नेटवर्क था उसके अंदर 2-3 के ऊपर ये सडनली एक अपीयरेंस मारते हैं, जहाँ पे इनको बुलाया जाता है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इन अ सेंस पब्लिक में इंट्रोड्यूस किया जाता है. सो वन डजंट नो ये कितने सालों से सर ये चल रहा था, क्योंकि सडनली एक व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन अ सेंस ईरान में गवर्नमेंट है, वो वहां बैठा हुआ है. दिस इज नॉट 15th सेंचुरी के एक किंग के बाद वो ब्लड डायनेस्टी ढूंढोगे आप, 30 साल बाद भी उसका बेटा आ जाएगा अगर बाप डिपोज हुआ था. तो जब सडनली इंट्रोड्यूस हुआ कुछ ऐसे पॉडकास्ट पे, एक मेरे ख्याल से वो है पैट्रिक बेट डेविस का है, एक दो और हैं, आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज कि चल क्या रहा है दिस. और अगर वो स्ट्रेटेजिक था देन दैट इज नॉट ट्रम्प, दैट इज डीप स्टेट वांटिंग अ चेंज देयर. Trump is merely a person who's willing to do it, or as a president lending support. But then तो फिर ये deep state या जो भी influences हैं वहां पे, उनकी strategy है which becomes a completely different game for Iran. अच्छा ईश्वरन, मैंने अभी एक और पिक्चर अपलोड की है, जस्ट पुल इट अप, इंटरेस्टिंग. ये एक पेपर है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का. हम सबको पता है ब्रुकिंग्स कहां पर है, ठीक है. 170 पेज का डॉक्यूमेंट है ये. इसमें बात करता है कि
पर्शिया या ईरान की किस प्रकार से रेजिम चेंज होगी या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। और ये जून 2009 का पब्लिश किया हुआ पेपर है ये। आई वॉज गोइंग थ्रू दिस पेपर और इसमें डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली यहाँ की रिजीम चेंज हो सकती है। और ये 4 फेजेस की बात करते हैं। वी आर इनटू फेज 4। So if in case you have the appetite, I can share the document with you. You can go through the document. Interesting read. तो 2009 से you are saying that it is what I suspected प्राप्त। अगर इतनी पुरानी रिपोर्ट है तो फिर तो ये एक डीप स्टेट प्लान है। जस्ट दैट ट्रम्प इज अ चेहरा, बट प्लान तो इनको ईरान में चेंज करने का इनका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। वो ओबामा ने आके सेहरा ट्रम्प महोदय के माथे पर बंध रहा है, सर बंध रहा है। प्लानिंग बहुत पुरानी चल रही है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रीड ईश्वरन, मजा आएगा पढ़ने में तुमको। अगर तुम्हें, क्योंकि ये तो मतलब वकील साहब हो, आप तो मोटे मोटे पोते पढ़ते हो, 170 पेज तो यूं पढ़ डालोगे आप। नहीं सर, वो तो, एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि किस तरह जैसे ट्रम्प ने शर्म खोई है इन द सेंस के बहाने नहीं ढूंढ रहा। ही इज सेइंग माइट इज राइट। पहले भी कर रहे थे यूएस, ऐसा तो है नहीं कर नहीं रहा, पर पहले कम से कम बहाने ढूंढता था। अब वो बोलता है मुझे टाइम ही नहीं वेस्ट करना बहाने ढूंढने में, बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पावर, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लूंगा। वही माइंडसेट है, मेरे पास आर्मी है, मैं कर दूंगा। बट सर क्या इतनी आर्मी है? अब मैं आना चाहता हूँ इसमें दूसरे पार्ट पे। एक र्यूमर चला कि चाइना ने कुछ जहाज भेजे हैं वहां पे, भेजे हैं नहीं भेजे भगवान जाने, पर वो र्यूमर काफी परसिस्टेंटली चला। रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर र्यूमर से बढ़ के बोला जाए तो स्टारलिंक के ऊपर उन्होंने कुछ तो जामिंग करी। वो ईरान टेक्नोलॉजी लोग बोल रहे हैं नहीं है, दैट हैज टू कम फ्रॉम सम अदर नेशन, प्रिज्यूमेबली रशिया, चाइना, जो भी लोग। तो सर वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो और उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कांट लूज ऑल पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ ऑयल। तो व्हाट डू यू सी अगर यूएस यहाँ पे आगे बढ़ता है, जो इनका लॉन्ग टर्म प्लान है, कैन चाइना एंड रशिया गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिव मैनर? देखिए, अभी मैंने बात में एक और वीडियो अपलोड किया है। दीज आर दी कन्फिस्केटेड स्टारलिंक डिवाइसेस जो कि ईरान रिजीम ने कन्फिस्केट किए हैं। सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी न्यूज जो है छन छन के बाहर आ रही थी। और वो बाहर इसलिए आ रही थी क्योंकि स्टारलिंक ऑपरेटिव था। तो स्टारलिंक के उन्होंने डिवाइसेस कन्फिगर करके उसकी वीडियो जो थी वो रिलीज की है। अच्छा, शक ये था कि लेट मी अपलोड वन मोर मैप फॉर यू सो दैट पीपल आर अलाइंड कि हम कहां की बात कर रहे हैं इस समय। ओके, दिस मैप विल सर्व 2 पर्पसेस। दिस इज अ ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग चैनल ऑफ ईरान और ये पूरा वीडियो है, ये दिखाता है, जस्ट पैन्स इनटू द रूम एंड शोज द holding of Starlink devices. Nothing very great about it. The next picture will give you something more that we can discuss on. एक मैप मैंने अपलोड किया है इसके ऊपर। Now you see the brown patch on this map. अच्छा, ये तो दोबारा से आ गया वो वीडियो चला दी मैंने। हाँ, one second, let me put the maps. जी, ये मैप है। इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव अ ब्राउन पैच। नाउ दिस ब्राउन पैच इज अ सिस्तान प्रोविंस रफली ऑफ ईरान। सिस्तान प्रोविंस जो है वो बलोच प्रधान देश है और इससे लगता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। ईरान कहता है कि ये स्टारलिंक डिवाइसेस जो हैं वो इस रास्ते से ईरान के अंदर एंटर हुए हैं। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान होगा बहुत गतिविधियां देखी गई थी। C-17 एयरक्राफ्ट बहुत उड़ रहे थे, लैंड हो रहे थे। You never know. This is what Iran says. ईरान ये भी बोलता है कि उसने इजरायली और अमेरिकन वेपन्स पकड़े हैं प्रोटेस्टर्स के पास से। Now this is the first step. He is not saying that the Americans and the Israelis are intervening or they are influencing the protests. He just said कि उन्होंने वेपन्स पकड़े हैं। अच्छा, ये मैप एक इसलिए मैंने डाला था कि ये प्रोटेस्ट जो है ये फुल फ्लेज प्रोटेस्ट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्यों दब के रह रहा है, इसको पूरी हवा क्यों नहीं मिल रही है। सो आप बीच का प्रदेश देखेंगे जो कि लाइट ब्लू कलर में है, 48.25% ये है प्योर पर्शियन। जो ब्राउन वाला था हमने डिस्कस किया बलोच। जो रेड वाला है वो है अजेरी, 17% के आसपास। यहां पर बेसिकली वो लोग बसते हैं जो कि अजेरी मूल के, अजरबैजान। दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईरान एंड दे वांट टू मर्ज विद अजरबैजान। इफ यू सी द येलो कलर जो कि करीब 10% है, दे आर द कुर्द्स।
हमें ये भी पता है कि कुर्दिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस चाहता है फ्रॉम ईरान। तो उसके बाद थोड़ा और नीचे उतरेंगे, ग्रीन कलर का पैच है, वहां 2.7% वहां है अरब्स। अरब्स ऑल्सो डोंट वांट टू अलाइन विद द पर्शियन और द ईरानियन स्टेट। अब आप नॉर्थ में देखेंगे, वो देखेंगे, अच्छा कुर्द चले गए और इलाका, चलिए मोटा मोटा इतना हमने निकाल लिया। ये सब एथनिसिटीज जो हैं ये आपकी हिंड्रेंस हैं आपकी क्राई फॉर इंडिपेंडेंस से। तो ये लोग जो हैं पर्शियंस का साथ नहीं दे रहे हैं इसके लिए। तो यू सी कि जो प्रोटेस्ट जो हैं दे आर लिमिटेड टू दीज एरियाज, वो बाकी जगह पर फैल नहीं पा रहे हैं। बाकियों की थॉट प्रोसेस अलग है, even if they protest. So the protest is not homogeneous. You are protesting for different reasons. And that is the reason why वो critical mass नहीं मिल रहा है कि पूरा का पूरा ईरान एक होके मुल्ला रेजिम को वहां से अप्रूव करे। ये बात अलग है कि मिस्टर मुश्तबा ने 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अबू धाबी शिफ्ट कर दी है, क्योंकि तैयारी है भागने की। सर अब देखिए, ईरान को अगर मंकी बैलेंसिंग तो उसकी जो लीडरशिप कर ही रही है ना, कि अगर भैया आ गया, क्योंकि यूएस ने वो एक जो ब्लफ है, रियलिटी है, मुझे नहीं पता, वेनेजुएला में हमारे पास सोनिक वेपन्स हैं, पता नहीं क्या है, हॉलीवुड का साईफाई वेपन्स आ गए, सबके कान फट गए खून निकल रहे थे। हाँ सर, माय एक्सपीरियंस इन लाइफ, पीपल इन पॉलिटिकल पावर आर वेरी पैरानॉइड पीपल, बिकॉज दे नो कि भैया uneasy is the head that wears the crown। वो उनको पता है भाई हमने सब कुछ ही हमारे पास है। इतने पैरानॉइड लोग हैं, इतने पैरानॉइड लोग हैं, और किसी भी देश के हों, जितनों को भी मैं मिलाऊं, सभी पैरानॉइड हैं। तो आदमी तो सोच ही रहा होगा पता नहीं भाई सोनिक वेपन ही आ जाए और ये इन सबकी बुरके उतर जाएं और इन सबकी दाढ़ियां गिर जाएं और पता नहीं एकदम से क्या हो जाए। क्योंकि वैसे तो वो बोल रहे हैं कि भैया वहां का जो गार्ड है उसके पीछे एक धर्म का भी रीजन है, तो इट्स नॉट लाइक वेनेजुएला, which makes sense। But how do you argue with the sonic gun if it is there? Yeah, very interesting, very interesting। अभी तो ये है कि ट्रम्प साहब जानते हैं कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। एंड यू सी लॉट ऑफ डायनेमिक्स आर इनटू प्ले। जितने अमेरिकन बेसिस हैं वहां से ये अमेरिकन ट्रूप्स को सो कॉल्ड विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ईरान ने ये बोला है कि अगर हम पे कोई अटैक होता है तो जहां पर जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं उनको वो टारगेट बनाएंगे और जो देश इनके साथ में उसको दुश्मन मानेंगे। ईरान ने अपनी वार्निंग को थोड़ा और बढ़ा दिया है कि इस नैरेटिव में जो हमारा साथ नहीं देगा, नहीं बोलेगा, हम उसको ये मानेंगे कि वो हमारे साथ में नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, हम उसको उसके हिसाब से डील करेंगे। सो इट्स अ वेरी सटल वील्ड वार्निंग टू द एंटायर वर्ल्ड कि बेटर साइड बाय अस, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हिंदी पिक्चर में होता नहीं था वो मूवी में कि 10 लोग आ रहे हैं तो आप एक हॉकी पकड़ लो हाथ में कि मैं पहले को तो मार दूंगा, तो मैं सऊदी अरेबिया को तो मार दूंगा, बाकी तो मेरा भूत बना लोगे, पर सऊदी अरेबिया को मार दूंगा और एक दो को और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, बाकी मेरा तो भूत बन ही रहा है। तो सऊदी अरेबिया की वही मुझे लग रहा है वो मूवी वाला स्टेटमेंट ही चल रहा है। वो हॉलीवुड खेल रहा है तो ये अपना खेल रहे हैं कि भाई एक को तो सर फोड़ दूंगा और सऊदी अरेबिया को तो फोड़ भी सकता है। फोड़ भी सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल तैयारी है। और जिस तरीके से मैं एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ये तो वीडियो या फोटोग्राफ से भरपूर हो जाएगा प्रेजेंटेशन आपका। इसमें ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। सो इफ यू सी कि ये मूवमेंट चल रहा है यहां पर, उसी प्रकार से इजराइल से मेरे पास में खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट शील्ड को और सुदृढ़ करना शुरू कर दिया है। बिकॉज व्हाट दे फियर इज कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट होंगे ऐसा चांस हो सकता है कि ईरान जो है वो ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पे ही अटैक ना कर दे। तो ये डर जो है वो इजराइल को है। जेरूसलम में भी वार्निंग इशू हो गई हैं एम्बेसीज द्वारा कि रशियन एम्बेसी ने तो अपनी वार्निंग इशू की है कि आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखिएगा कि इस समय स्थिति जो है वो खराब है। ईरान में तो नेचुरली कंट्रीज ने अपने इवैक्यूएट करने शुरू कर दिए हैं, भारत ने भी इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स अपने। हाउ डू यू सी दिस थिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत वीडियोस आ रही हैं, पहली बारी हुआ तो वी फेल्ट कि इंडिया को सबको लाना है, बट अब जब आप देख रहे हैं एक देश में बहुत देर से क्राइसिस चल रहा है, आप अपने खर्चे पे गए हैं, अपने खर्चे पे ना आए और हर बारी इंडियन स्टेट जाए, तो ये एक मॉरलिस्टिक क्वेश्चन भी है और नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी है कि व्हेन यू हैव इनफ फॉर वार्निंग फॉर डेज ऑन एंड नाउ कि वहां पे सेफ नहीं है,
तो क्या ये, और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तो क्या ये हर समय एक परपेचुअल साइकिल बन गया है कि आप लास्ट मिनट तक वहाँ रुको, सोचो ठीक रहे और उसके बाद भारत सरकार जाए, प्लेन भेजे लाए? या डू यू थिंक इसका कोई सॉल्यूशन है दैट वंस द थिंग इज बैड, पीपल शुड कम आउट एंड कम बैक ऑन देयर ओन खर्च? आप वहाँ पे बोल रहे हैं बहुत रिलीजियस पिलग्रिमेज है, आई डोंट नो कितना रिलीजियस पिलग्रिम अराउंड वहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत हैं, और स्टडी के लिए भी बहुत हैं जो गए हुए हैं, हु आर कंफर्टेबल। जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं वो ईरान तो उससे बेटर ही है। तो इन द सेंस ऑफ एकेडमिक्स, तो क्या है ये भारत सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिचुएशन दैट यू सी? मैं पहले एकेडमिक्स फ्रंट पे आता हूँ ईश्वरन। I have been a witness of Irani students coming to study in India. That is for sure. I have seen, met them, and I remember it was in late 70s. They used to be number of them. जहाँ पर मैं था सेंट्रल इंडिया में जबलपुर में number of Irani students used to be there. अच्छा, भारत से because of cultural alignment, you'll find many Kashmiris studying in Tehran. तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ईरान में जाके पढ़ने जाते हैं और इनको वहां से निकाला जाता है पिलग्रिमेज के लिए भी, बिकॉज शिया साइट्स है वहां पर। टूरिज्म और पिलग्रिमेज के लिए भी अधिकतर लोग वहां से आते हैं। पिछली बार आपको ध्यान होगा जबकि ईरान इजराइल वॉर हुई थी, तब जो लोगों को इवैक्यूएट किया था तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज अ फैक्ट कि ऐसा है। लेकिन मॉरल क्वेश्चन आता है कि आप अपनी मर्जी से गए थे, ऐसा नहीं है कि अचानक विपदा आ गई है। विपदा जो थी वो ब्रू कर रही थी, बट स्टिल यू डिडंट टेक एक्शन। और फिर आप किस चीज का वेट कर रहे थे, आई डोंट नो। एक और चीज मेरे मन में आती है ईश्वरन की, अगर आदमी को पता है कि यह स्थिति खराब हो सकती है तो वो क्यों टिकेगा? आई डोंट थिंक एनीबडी वुड लव टू स्टे इन अ कंट्री जो कि प्रॉब्लम में आ सकती है। फ्रॉम देयर साइड दे वुड जनरली फील कि थिंग्स वुड बी ओके। नाउ I'll tell you my own story. मैं बेटी को लेकर गया था, मिलान ही गया था मैं फॉर हर एजुकेशन। उस समय जब मैं पहुंचा वहां पर, फर्स्ट पर्सन डाइड ऑफ कोविड। आपको ध्यान होगा फ्लोरेंस पे दैट यू वेंट टू इन दैट लवली टाइम? हाँ, लवली टाइम, आई वाज देयर। तो अच्छा, ओके। अच्छा, तो शी स्टे पुट देयर एंड वी केम बैक। और आने के बाद में देन आफ्टर फ्यू डेज वी रियलाइज कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन ईरान इज माउंटिंग. And so we decided कि yes, she should come back. So immediately we booked her tickets and she flew back to India with her friends. तो naturally हमने तो गवर्नमेंट का वेट नहीं किया evacuate करने के लिए कि ईरान में ऐसी स्थिति आ रही है. Unfortunately she came back before the lockdown could be clamped. सर आपके केस में तो फिर भी कोविड इज नॉट समथिंग यू कुड हैव लेजिटिमेटली प्रिपेयर्ड फॉर, इन द सेंस थॉट इट्स सो सीरियस। हाँ, ये परसेप्शन नहीं था, तो इन दैट केस आई एम वेरी ओके विद इंडियन गवर्नमेंट सेंडिंग बैक, बिकॉज वो okay. आपकी कल्पना but में then नहीं, यू नॉट एट फॉल्ट। जहां लड़ाई चल रही है, जहां लड़ाई की स्थिति बनने को आ रही है, वहां पर आप टिक रहे हैं तो फिर वो एक फंडामेंटली डिफरेंट क्वेश्चन है सर। अगर हमारे देश के बच्चे हैं बाहर हैं, बच्चे क्या अडल्ट्स भी, मतलब इवन इफ ओल्डर पीपल आर बाहर, वो तो आई बिलीव वी शुड हैव दैट मॉरल रिस्पांसिबिलिटी सब्जेक्ट टू फाइनेंसेस अलाउइंग इट। बट जानबूझ के ओखली में सर मारना, वहां रुकना, बोलना, पहले तो जाना है ऐसे देश में, फिर वहां रुकना, फिर बोलना लाओ, somehow I am not very, I have a different view on that. Maybe it will not be a very जैसे humane view. यूक्रेन में था, most of them were probably doctors. They were doing their graduation in medicine. तो ये उनको निकाला था। ईरान में ऑफ कोर्स देन वो हायर स्टडीज के लिए वहां पर गए हुए हैं, बट देन ठीक है, इट्स यू नो कि प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्ट। अदरवाइज मतलब हम शायद इतने पॉजिटिव माइंड सेट के हो सकते हैं कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा, सब कुछ सुधर जाएगा, डिस्पाइट द इजरायलीज बॉम्बिंग एंड डिस्पाइट द अमेरिकन्स थ्रेटनिंग यू कि आपके ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे हम। फिर भी अगर आप टिकते हो तो दैट मीन्स कि समथिंग इज अमिस। यस, if you have gone on your own, then you should be prepared to come back on your own, like the other countries they do. सारे करते हैं सर, किसको भेज रहे हैं वो वापस लाने के लिए, ये तो, बट ठीक है, वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ। सर लास्ट थिंग मैं थोड़ा जानना चाहूंगा इस पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि अब जो ये यूएस ने वर्ल्ड चेंज कर दिया, ईरान का इशू हो रहा है, हम जैसे मैंने बोला सर सबमरीन भी डील कर रहे हैं, रफाल डील भी कर रहे हैं, बट अगर ईरान रिजीम फॉल्स, हाउ डज दैट अफेक्ट इंडिया? Does it affect India? Are we a substantially affected party? Are we an unaffected party? And if we are affected party, to how degree do you think it affects us? As a common Indian, आप आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा के ईश्वरन का शो देख सकते हैं, there is no problem, है ना? अच्छा, अब ऐसा है कि देखिए हमारे साथ में ईरान के, I still maintain we have a civilization linkage with Iran.
आप अगर डीपली स्टडी करते हैं उस चीज को, चलिए, राइवलरी विद पाकिस्तान एंड राइवलरी विद चाइना, दोनों में बहुत फर्क है। पाकिस्तान के साथ में राइवलरी ऐसी है कि लड़ाई है, फूटी आंख नहीं सुहाता। चाइना के साथ में लड़ाई है, गलवान में वी हैड अ ब्लडी फाइट, वी लॉस्ट 20 ऑफ आवर मेन, हमने उनके 40 से ऊपर मारे हैं, लेकिन हमारा ट्रेड नहीं रुका, हमने डिस्कशंस बंद नहीं किए, हमने हर लेवल पे नेगोशिएशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और 2 दिन पहले 14 कोर कमांडर जो थे, ही केम ऑन रिकॉर्ड टू से दैट 932 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड हम वहां पर अब पेट्रोलिंग करेंगे। दैट हैज बीन डिसाइडेड बिटवीन दीज कोर कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स हुई हैं। व्हाट हैज बीन डन इज, जो लोग कहते थे, हमारी ऑपोजिशन बोलती थी हमने लैंड दे दिया, नाउ टेक्निकली यू कैन से कि हमने 932 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड ले लिया, अगर वैसे ही देखेंगे, अगर पेट्रोलिंग को ही मानते हैं आप तो दिस इज अ थिंग विच इज कैरिड आउट बिटवीन 2 रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, एंड ये रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जो है ये सिविलाइजेशनल अगर अपनी वैल्यू और थॉट्स रखते हैं तो कर सकते हैं। वैसे ही इंडिया और पर्शियन कल्चर, आई एम नाउ नेमिंग द कल्चर, वाई, बिकॉज हम जब डील करते हैं तो हम उस लेवल पे डील करते हैं, वी डोंट डील इंडिया एंड ईरान, वी आर 2 डिस्टिंक्ट कल्चर्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। सो सिविलाइजेशनल विजडम जो है वो बहुत बड़ी चीज है। यहां पर मैं कहूंगा कि अमेरिका डजंट हैव दैट विजडम, 200 साल पुराना देश है, उसके पास में इतनी समझ नहीं है जितनी कि हम 2 देशों के बीच में हो सकती है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर द इयर्स दिस हैज ग्रोन। ऐसा नहीं है, शाह रेजा पहलवी के टाइम पे दे यूज्ड टू साइड बाय पाकिस्तान, कश्मीर के इशू पे शाह रेजा पहलवी यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तानी कॉज, लेकिन over the years the thought process has matured। हालांकि हार्ड लाइन इस्लामिक रेजिम थी ईरान में, अब मेरे मुंह से थी निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो पर वी हैड दैट लिंकेजेस एंड ईरान वाज ट्रीटेड डिफरेंटली। हमने ईरान से तेल आयात किया है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे थे। तो ये सब चीजें आप देखिए, तो ईरान जो है रेजिम चेंज होगा, आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट द रिलेशंस विद ईरान। ऑफ कोर्स अपेरेंटली लोग बोलेंगे कि भाई अगर शाह पहलवी आ गया है तो वो अमेरिका का पिट्ठू है, उसकी बात मानेगा, बट देन वी हैव आर, एक बार ना जब आदमी गद्दी पे काबिज होता है, यू बिकम द गवर्नमेंट, यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर कंट्री, यू अपनी आइडियोलॉजी जो है ना वो आपकी बैकसीट ले लेती है। सो यू आर गवर्निंग अ कंट्री, तो ऑटोमेटिकली होता है कि यू सी कि आपकी कंट्री के लिए क्या हेल्पफुल है, एंड देन यू इंटरैक्ट विद द अदर। सो व्हाट आई फील इज कि चेंज हो जाए, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन हाउ वी डील विद ईरान, एंड वी हैव अ मैच्योर डिप्लोमेसी, और हम बड़े आराम से इस चीज को सेल थ्रू कर लेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। तालिबान आ गए भाई, जो बिल्कुल खिलाफ थे भारत के, और आज देखिए आप तालिबान के मिनिस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास में, and they are speaking for us against Pakistan. So it took time for things to mature. So हम डील करते हैं people to people. We have linkages. I have friends in Iran. I have Iranian friends, personal friends. तो ऐसा नहीं है, हम लोग people to people connect हमारे बहुत strong है, and that thing percolates in diplomacy, and I understand. अभी जैसे मेरे सर्विस के टाइम पे we were dealing with diplomats, we were conducting special courses for Iranian diplomats. तो हमारे linkages बहुत strong हैं, तो प्लीज पॉपकॉर्न खाइए, आराम से ईशकरण का शो देखिए, यू एंजॉय दैट। That is the best thing। आप सारे पॉपकॉर्न खाइए। थैंक यू कर्नल साहब फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी एजुकेटिव। एंड मैं थोड़ा और पूछना चाह रहा था, बट आई हैव अ टीवी डिबेट, और उनको आपको पता है किस तरह पैनिक क्रिएट हो जाता है, उनका टाइम हो गया, बेचारों को बार-बार फोन आ ही जा रहा है। बट थैंक यू सर सो मच। बट आई वुड वांट टू डेवलप नेक्स्ट टाइम ये इंडिया पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा ईरान के अंदर, क्योंकि आपके मुंह से निकल रहा है थी, तो अगर वो थी हो गई तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।